यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 की जीएस पेपर 1 के डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। मैं गौतम आनंद निर्माण क्लासेस के मंच से आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज का जो हमारा सत्र है वह इस वर्ष मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत भारतीय समाज खंड से जुड़े प्रश्नों पर आधारित होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 3 टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। जो पहला टॉपिक हमारा है उसके अंतर्गत अगर आप देखें तो पहले टॉपिक में सबको पता है कि इतिहास कला संस्कृति से जुड़े पाठ हैं। दूसरे खंड के अंतर्गत भारतीय समाज से जुड़े पहलू को रखा गया है और जबकि तीसरे खंड के अंतर्गत भूगोल से जुड़े हुए पहलू को शामिल किया गया है। इस वर्ष जो एग्ज़ाम अभी संपन्न हुई है 2021 के अंतर्गत यदि आप प्रश्नों का नेचर देखें तो इस वर्ष भी समाज खंड से जो ट्रेंड बना हुआ है पिछले 4-5 वर्षों से उसको कंटिन्यू किया गया है। यानी भारतीय समाज खंड से 6-7 प्रश्नों का ट्रेंड पिछले वर्षों में रहा है, उसी की पुनरावृत्ति हुई है इस वर्ष भी। अगर आप देखें तो इस वर्ष 7 प्रश्न जो है कुल भारतीय समाज खंड से पूछे गए, जिसमें 15 मार्क्स के 4 प्रश्न यानी कुल 60 अंक और 10 मार्क्स के 3 प्रश्न यानी 30 अंक, यानी कुल 90 मार्क्स के सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। इस वर्ष ज्योग्राफी से भी 7 प्रश्न आए, जबकि इतिहास खंड से कुल 6 प्रश्न पूछे गए। तो आज की जो परिचर्चा हमारी है वह उसमें भारतीय समाज खंड में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। तो पहले हम प्रश्न देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है भारतीय समाज खंड से। जैसे एक प्रश्न है जिसको आप चाहें तो ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं और चाहें तो आप उसको समाज के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। जैसे जो भी भूगोल विषय के शिक्षक होंगे शायद वह इसे भूगोल का ही मानते हों, परंतु यदि हम संस्कृति सभ्यता के आधार पर यदि देखें तो भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में कहा जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम चाहें तो इसे समाज के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, विस्तार पूर्वक उत्तर दें। Why is India considered as a subcontinent? Elaborate your answer। ये जो प्रश्न है 10 मार्क्स का प्रश्न है और इसके लिए आपको शब्द सीमा जो है वह 150 शब्द सीमा में आपको लिखनी है। अब देखिए प्रश्न की मांग क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे प्रश्न कहता है कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। अगर उपमहाद्वीप है तो जाहिर सी बात है कि वह क्षेत्रफल के आधार पर भूमि का बड़ा खंड होगा, उसकी कुछ भौगोलिक दशाएं होंगी, उसकी कुछ स्थानीय संस्कृति या सभ्यता संबंधित कुछ पहलू होंगे। तो जब हम भारत को एक उप संस्कृति के रूप में कहते हैं, अर्थात जब हम भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में देखते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम 2 संदर्भों में समझ सकते हैं। एक तो इसको भौगोलिक संदर्भ में समझ सकते हैं, क्योंकि उपमहाद्वीप शब्द मूलतः भूगोल से लिया गया है, और दूसरा इसको हम सांस्कृतिक संदर्भ में भी समझ सकते हैं। अब इस प्रश्न के अंतर्गत आप दोनों ही स्वरूप में अपने उत्तर को लिखें। जैसे पहले तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इसे उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। एक महाद्वीप बड़ा भूखंड का क्षेत्र होता है और उपमहाद्वीप उसकी तुलना में एक छोटा क्षेत्र है। तो अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो उसके एक बड़े खंड में भारत फैला हुआ है। इसकी अपनी भौगोलिक विशेषताएं हैं, कहीं ठंडा प्रदेश है, कहीं गर्म है, कहीं जलवायु की दृष्टि से अगर आप देखें तो कहीं पर अधिक ठंडी जलवायु है, कहीं गर्म है। वर्षा की स्थिति से भी देखें तो कहीं पर अधिक वर्षा है, कहीं पर कम वर्षा है, कहीं पर बिल्कुल नगण्य वर्षा है। तो यह जो है एक तरह से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी है, मैदानी भी क्षेत्र भी है, पठारी भी क्षेत्र है। तो हम भौगोलिक संदर्भों में इसे एक उपमहाद्वीप के रूप में देख सकते हैं। मूलतः जो हमारा संबंध हमें जिस क्षेत्र में लिखना है वह है सांस्कृतिक क्षेत्र में। हम भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम भारत को
एक उपमहाद्वीप माने तो उसमें हमें क्या क्या पहलू को रखना है। जैसे भारत में अगर आप देखें तो भारत की जो संस्कृति है वह कई उप संस्कृतियों के सम्मेलन से बनी है। दक्षिण भारत की अपनी प्रथा परंपरा संस्कृति है, उत्तर भारत की अपनी प्रथा परंपरा है। अगर प्रजातियों की भी देखें तो भारत को, जैसे कई विद्वानों ने कहा कि यह प्रजातियों का अजायब घर है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो विविधता के संदर्भ में हम भारत को मुख्यतः एक महाद्वीप के रूप में देखते हैं। यानी जब हम भारत को एक महाद्वीप के रूप में देखें तो भारत की विविधता के संदर्भ में, यहां पर विविधता को कई संदर्भों में हम दिखा सकते हैं। जैसे धर्म के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में, क्षेत्र के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में, प्रजाति के संदर्भ में। यानी भारत को जब हम उपमहाद्वीप कहते हैं तो एक महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती है। मूलतः हम जब सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो भारत एक विविधता मूलक देश है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। क्षेत्र के स्तर पर भी, भौगोलिक स्तर पर भी विभिन्नताएं हैं आपको है। कहीं मैदानी भाग है, कहीं पठारी भाग है, कहीं अधिक वर्षा है, कहीं कम वर्षा है, कहीं पर मरुस्थल है। तो कुल मिलाकर इसको भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भी हम उपमहाद्वीप के रूप में देख सकते हैं। संस्कृति, यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारी उपसंस्कृतियाँ देखी जाती हैं और उन उपसंस्कृतियों के मिलन से एक बड़ी भारत की संस्कृति का निर्माण हुआ है। प्रजातीय विविधता, जैसे यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी है, मंगोलाइड भी है, निग्रिटो प्रजाति के भी लोग हैं। तो यह प्रजातीय विविधता भी यहाँ पर बहुत देखी जाती है। तो इन्हीं सभी कॉन्टेक्स्ट में हम भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में रख सकते हैं। अब प्रश्न में आपको कहा है कि विस्तार पूर्वक, यानी अलग अलग क्षेत्रों में आप दिखाएं कि धर्म के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति के क्षेत्र में, प्रजातीय स्तर पर, सामाजिक संरचना भी देखें तो यहाँ पर आपको क्षेत्रवार अलग मिलेगी। कहीं पर विवाह को धार्मिक संस्कार के रूप में रखा गया है, कहीं विवाह जो है समझौता परक है, कहीं विवाह में आज भी हरण विवाह, जैसे जनजातियों की बात करें तो वहाँ विवाह की अपनी अलग प्रथा परंपरा है। परिवार की भी बात करें तो कहीं मातृवंशीय परिवार है, कहीं पितृवंशीय परिवार है, कहीं पर सत्ता के दृष्टिकोण से भी परिवार को देखें तो कहीं मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है, कहीं पितृसत्तात्मक पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था है। अगर हम रोजगार के क्षेत्र में भी देखें तो कृषि भी है, विनिर्माण भी है, सेवा भी है। यहाँ विविधता विविध संदर्भों में देखी जा सकती है और उन्हीं विविधताओं के आधार पर हम भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में कहते हैं। पहले तो भौगोलिक क्षेत्रफल भी भारत का बड़ा रहा, अफगानिस्तान से लेकर और इधर म्यांमार तक अगर आप देखें तो भारत का भौगोलिक विकास रहा है पूर्व के कालों में। ऐसी स्थिति में इसकी जो भौगोलिक उपस्थिति भी है वह भी एशिया के महादेश के एक बड़े भूखंड या क्षेत्र के रूप में है। तो अगर इतने सारे सवालों को मिलाकर प्रश्न आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे संबंधित जो भी डाउट है क्लियर होगा। हालांकि मैं बार बार कह दूं कि चाहे तो आप इस प्रश्न को ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं और चाहे तो इस प्रश्न को आप सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। यानी हम संस्कृति, सभ्यता, इनके कॉन्टेक्स्ट में भी भारत को एक उपमहाद्वीप मानते हैं और भौगोलिक आधार पर तो उपमहाद्वीप कहा ही जाता है। तो कुल मिलाकर आप इतने सारे आयामों के द्वारा अपने मत को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रश्न की जो मांग है कि भारत को, जैसे प्रश्न कहा कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, तो जितनी भी उपमहाद्वीप की विशेषताएं वो सब इसमें विद्यमान है। इसलिए प्रजातीय स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर, भौगोलिक दशाओं के स्तर पर, तो सभी विशेषताओं की उपस्थिति के कारण हम भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में मानते हैं। लेते हैं दूसरा प्रश्न। 10 मार्क्स में बिल्कुल आसान एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे, पुरानी वाली एनसीईआरटी, तो जिक्र किया गया है भारतीय समाज, जो पुरानी एनसीईआरटी उसमें लिया गया है, लिखा गया है कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है। आते हैं अगले सवाल पर, जैसे प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा है। जैसे इस वर्ष जो क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है उसमें परंपरागत प्रश्न और कुछ समसामयिक प्रश्नों को मिलाकर सवाल बनाया गया। जैसे अगर आप देखिए क्रिप्टो करेंसी, जो आर्थिक क्षेत्रों में एक समसामयिक घटनाक्रम में चर्चा में रहा,
उसके समाज पर प्रभाव के रूप में। गिग इकोनॉमी जो आप अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, उसका महिलाओं के सशक्तिकरण में। तो कुछ एक्सपेरिमेंट इस बार यूपीएससी ने किया है। पिछले 3-4 सालों में भारतीय समाज खंड में इतने एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए थे। इस वर्ष जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन भी हैं, ट्रेडिशनल जिसको आप कहते हैं परंपरागत प्रश्न, जिसमें मूलतः अगर आपको अवधारणात्मक स्पष्टता है तो आप प्रश्न को लिख पाएंगे। इसके साथ साथ इस वर्ष जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कुछ कंटेम्प्रेरी करंट इशूड बेस्ड सवाल पूछे गए। तो आते हैं, एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि प्रश्न क्या है। कहता है मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। 150 शब्द में आपको लिखना है। एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विथ मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। तो एक तरफ मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणाली को अगर आप समझते हैं, दूसरी ओर आदिवासी ज्ञान प्रणाली कैसे उनसे अलग है, इसके बारे में हम। तो एक और अगर आप देखें तो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, मुख्य धारा का जो समाज है, उसकी अपनी ज्ञान प्रणालियां हैं, जबकि दूसरी ओर अगर आप देखें तो एक आदिवासी समाज है, इनकी अपनी भी ज्ञान संबंधित प्रणाली है। जैसे प्रश्न में लिखा है कि मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में, है ना, मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक, यानी मुख्य धारा के जो समाज है उसकी ज्ञान प्रणाली और दूसरा सांस्कृतिक प्रणाली, और दूसरी ओर आदिवासी समाज का जो ज्ञान नॉलेज सिस्टम है और जो कल्चरल सिस्टम है, सांस्कृतिक प्रणाली है। तो प्रश्न कहता है कि जो आदिवासी समाज की ज्ञान प्रणाली और सांस्कृतिक प्रणाली है उसकी अपनी विशिष्टताएं हैं, यूनिकनेस है, अपनी विशिष्टताएं हैं। अगर हम आदिवासी समाज को समझते हैं तो इन विशेषताओं को भी समझ पाएंगे। जैसे एक ऐसा समाज जो दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, जो मुख्य धारा के समाज से अलग थलग समाज है, जो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक बहिष्कृत समुदाय के रूप में सामाजिक हाशिए पर स्थित रहा है, वैसे समुदाय को हम आदिवासी समुदाय कहते हैं। अगर हम मुख्य धारा की समाज की सांस्कृतिक प्रणाली और ज्ञान प्रणाली की बात करें तो यह तर्क, बौद्धिक चिंतन, विज्ञान पर आधारित है। यहां पर आधुनिकता का प्रभाव अधिक है। जबकि अगर हम आदिवासी समाज की ज्ञान प्रणालियों की बात करें तो यहां पर संस्कृति की प्रधानता है, और संस्कृति भी कैसे, आदिम संस्कृति। इनका परिवार, विवाह, नातेदारी, इनका जो भी सामाजिक व्यवस्था है वह विशिष्ट प्रकृति का है। इनके यहाँ जो ज्ञान की परंपरा भी रही है वह अनुभव पर आधारित है, वह प्रयोग पर कम है। जैसे अगर आप देखें तो जो मुख्य धारा की ज्ञान प्रणाली है वह तर्क पर आधारित है, वह बौद्धिक चिंतन पर आधारित है, वह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, यानी विज्ञान पर आधारित है। अब अगर ऐसी बात करें मुख्य धारा की समाज की, तो वो जो ज्ञान है वह निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन पर आधारित है, और उस अवलोकन के पुनः सत्यापन पर आधारित है। यानी जो मुख्य धारा का ज्ञान प्रणाली की बात करें अगर आप, तो यहां पर तर्क, बौद्धिक चिंतन, वैज्ञानिक पद्धति आदि की प्रधानता है। जबकि आदिवासी ज्ञान प्रणाली में अगर हम देखें तो यहां पर एक मौखिक प्रणाली है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ज्ञान का हस्तांतरण हुआ है वह एक तरह से ऑरल वे में, मौखिक रूप में। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर विज्ञान की कम, यहां पर संस्कृति, यहां पर प्रथा, परंपरा की प्रधानता रही है। यानी आदिवासी समाज की अगर बात करें तो इनकी ज्ञान प्रणाली जो है वह विज्ञान सम्मत नहीं है, उसमें आदिम संस्कृति की झलक है, उसमें तर्क, बौद्धिक चिंतन, वैज्ञानिक पद्धति पर बल नहीं दिया गया है। और इनकी ज्ञान प्रणाली में कई ऐसी विशिष्टताएं हैं, जैसे कई प्राकृतिक
चिकित्सा संबंधित जो उपचार आदिवासी समाज में हैं, आज पूरी दुनिया उसको अपना रही है। तो प्रकृति से इनकी निकटता के कारण जो वनस्पति हैं, जो भी हमारे पौधे हैं, जो भी हमारे औषधीय महत्व के वृक्ष हैं या पौधे हैं, उन सब के प्रति आदिवासियों का एक अलग ज्ञान है। सांस्कृतिक प्रणाली में अगर आप देखें तो यहाँ पर भौतिकवाद कम है, यहाँ उपभोक्तावादी संस्कृति नहीं है, यहाँ व्यक्तिवादी संस्कृति नहीं है। जबकि मुख्य धारा के समाज के अंतर्गत अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सांस्कृतिक प्रणाली है उसमें वह अधिक भौतिकवादी है, वह उपभोक्तावादी है, वह व्यक्तिवादी है। जबकि आदिवासी समाज की अगर संस्कृति अगर आप बात करें तो यह सामूहिकता पर आधारित है, सबको साथ ले। यहां पर टोटमवाद धर्म का आदिम स्वरूप है, किसी पशु पक्षी जंतु वृक्ष या मानववाद, किसी आत्मा, इन सब में इनका विश्वास है। तो जो आदिवासी समाज है उसकी ज्ञान प्रणाली मुख्य धारा के समाज से अलग है। यहां पर लिखा है विशिष्टता क्या रही है, यह जो है विज्ञान पर आधारित है, यह जो है अनुभव पर आधारित है। यहां पर अगर आप देखें तो थोड़ी अमूर्तता अधिक है, यहां पर मूर्तता अधिक है। यहां पर ऑब्जेक्टिविटी जिसको कहा गया है वहां सब्जेक्टिविटी है। यहां पर अगर आप देखें तो शिक्षा का अभाव कम रहा है, ऐसी स्थिति में इनकी वैज्ञानिक पद्धति का अभाव है। तो मुख्य धारा का समाज जो है थोड़ा परिष्कृत है, थोड़ा विकसित है, वह सभ्यता के निरंतर संपर्क में रहा है। तो इसमें नवाचार आपको दिखता है, नई नई इसमें आधुनिकीकरण के कारण नई नई आधुनिक मूल्यों का समावेशन हुआ है। जबकि जो आदिवासी समाज की सांस्कृतिक प्रणाली है वह स्थिर है, उसमें परिवर्तन अधिक नहीं दिखा है। आज भी वह प्रकृति पूजा करते हैं, आज भी वह प्रकृति से निकटता है उनकी। तो जो ज्ञान इनका है या सांस्कृतिक प्रणाली है वह समथिंग यूनिक है। इसलिए आज भारत सरकार भी जनजातियों की संस्कृति, प्रथा, ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण की नीति बना रही है। हम जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें सभी समाज, सभी संस्कृतियों की भूमिका है। तो आदिवासी समाज अपनी यूनिकनेस के कारण मुख्य धारा के समाज से अलग रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो सांस्कृतिक परिवर्तन की धर धीमी है। यहां पर ज्ञान के क्षेत्र में अगर आप देखें तो यहां पर मौखिक ज्ञान या मौखिक प्रथा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान का हस्तांतरण हुआ है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थोड़ी बंद सामाजिक व्यवस्था है। तो उम्मीद करता हूं कि इतने सारे बिंदु के आधार पर आप अपने मत को रख सकते हैं इस प्रश्न के अंतर्गत। आते हैं तीसरा प्रश्न लेते हैं। बिल्कुल साधारण सा सवाल है परंतु यह व्यावहारिक सवाल है। अगर आप आदिवासी समाज को समझते हैं और मुख्य धारा के समाज से वह कैसे अलग है, अगर दोनों में क्या डिफरेंस है अगर आप जानते हैं तो इस प्रश्न को उसी जानकारी को पता करने के लिए प्रश्न सेट कर दिया गया है कि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक प्रणाली कैसे मुख्य धारा की समाज से अलग है, विशिष्ट है। क्लियर है? आते हैं अगले प्रश्न को लेते हैं। अब जैसे प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि इस साल कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। जैसे प्रश्न पूछता है कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण करें। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर गिग इकोनॉमी के बारे में बहुत डिटेल हमें एनालिसिस नहीं करना है। यहां पर गिग इकोनॉमी क्या है वह बताना है और मूलतः जो हमारा है वह महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी का क्या भूमिका है। अब यहां पर भूमिका सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी है। तो थोड़ा सा इस प्रश्न को अगर हम इसकी रूपरेखा निर्धारित करें तो पहले पार्ट में हम बताएंगे कि गिग इकोनॉमी का आशय क्या है। का आशय क्या है। दूसरे पार्ट में हम महिला सशक्तिकरण के संदर्भ या आशय को स्पष्ट करेंगे। फिर गिग इकोनॉमी किस प्रकार विमेन एम्पावरमेंट में योगदान दे रहा है। तो हो सकता है कि यह अधिक सकारात्मक योगदान है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक योगदान भी हो सकते हैं। तो पहले प्रश्न में गिग इकोनॉमी क्या है वो बताया, फिर महिला सशक्तिकरण का आशय क्या है,
फिर गिग इकोनॉमी से वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे वो प्रभावित कर रहा है, क्या वह नारी सशक्तिकरण में सहयोगी भूमिका निभा रहा है या नारी सशक्तिकरण के मार्ग में इसके कारण कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। तो जो प्रश्न की मांग है अगर आप देखें तो सिर्फ लिखा है कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण करें। एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। 150 शब्द में आपको लिखना है। तो आते हैं इसमें हम क्या दिखाएं। पहले तो गिग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है आप समझें। जैसे इसको न्यू एज इकोनॉमी भी कहते हैं, जहां पर कार्य के निर्धारित घंटे नहीं होते, जहां पर परमानेंट नियुक्ति नहीं होती जॉब के लिए, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है वो कार्य संपन्न किया जाता है, यहां पर मास लेवल पे कार्य जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में होता है यानी संविदा आधारित। तो कुछ अनुबंध किया जाता है कुछ निश्चित समयावधि के लिए किसी भी कर्मचारी या किसी भी जो भी कार्य चाहता है उस व्यक्ति के साथ। तो गिग इकोनॉमी एक न्यू एज इकोनॉमी है जिसमें डिजिटल माध्यम के प्रयोग के द्वारा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान किया जाता है। इसमें 9 to 5 PM जैसा जॉब कल्चर नहीं होता। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी सुविधा के मुताबिक कार्य करता है, यानी यहां पर वर्क संबंधित फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई व्यक्ति में अगर स्किल है, पोटेंशियल है, तो वह गिग इकोनॉमी में अधिक से अधिक योगदान देकर अपना अधिक आर्थिक लाभ कर सकता है। तो जब ऐसी अर्थव्यवस्था आएगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव अधिक होंगे, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। तो गिग इकोनॉमी का पहले पैराग्राफ में आप 30-40 शब्द में बता देंगे कि आशय क्या है कि गिग इकोनॉमी एक नए युग की अर्थव्यवस्था है जिसमें कार्य के निश्चित घंटे नहीं होते, जिसमें अनुबंध के आधार पर किसी भी कर्मचारी से उसकी सेवा या कार्य लिया जाता है। एक तरह से अगर आप देखें तो डिजिटल माध्यम का इसमें अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें मास लेवल पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसमें जो है आप किसी संस्था से घर बैठे आप कनेक्ट होकर अपने वर्क फ्रॉम होम का जो आप कल्चर कह सकते हैं, आप अपनी क्षमता के अनुरूप कार्यों की विविधता होती है। एक समय आप कई जो है फर्म या कई कंपनी या कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं। आप अपनी स्वेच्छा, अपनी योग्यता के अनुरूप इस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर फोर्सफुली यानी बलात् आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, तो थोड़ा यह स्वेच्छा मूलक है। अब वर्तमान समय में जब हम कह रहे हैं कि दुनिया 21वीं सदी की ओर बढ़ रही है, वैसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का भी जो परंपरागत क्षेत्र था, चाहे वह सेवा विनिर्माण या कृषि, इन सभी क्षेत्रों में एक नए प्रकार का नवाचार दिखता है। उसी नवाचार या नई जो विधा है, नई पहलू है, उसको हम लोग गिग इकोनॉमी के रूप में कहते हैं। तो गिग इकोनॉमी का आशय क्या है बता देंगे। थोड़ा नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का मतलब शक्ति के साथ जोड़ने वाली संकल्पना, निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाना, घर परिवार समाज या बड़े लेवल पर महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना। तो नारी सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के जीवन में विद्यमान विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करते हुए एक ऐसी सहचारी परिस्थिति का निर्माण किया जाता है जहां कोई महिलाएं स्वतंत्र निर्णय के आधार पर अपने विकास करने में सक्षम हो सकती हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट एक विजन है, एक पर्सपेक्टिव है, एक दृष्टिकोण है, एक नजरिया है जिसमें महिलाओं में अपने प्रति आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाया जाता है। अपने जीवन से संबंधित किसी भी डिसीजन को लेने में वह पुरुषों पर निर्भर न होकर अपनी इच्छा के अनुरूप, अपने सामर्थ्य के अनुरूप डिसीजन ले पाने में सक्षम है। अब देखिए, नारी सशक्तिकरण एक और है गिग इकोनॉमी। अब दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं कि गिग इकोनॉमी कैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जैसे महिलाओं के कार्य संबंधित कुछ समस्याओं की जिक्र करें। जैसे महिलाओं के आर्थिक जीवन में या आर्थिक क्षेत्र में विद्यमान क्या क्या समस्याएं आप देखते हैं। पहला,
कार्यस्थल पर अगर आप देखें, असुरक्षा, महिलाओं के प्रति भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, महिलाओं के प्रति भेदभाव, पुरुषों के समान वेतन, पद प्रतिष्ठा से वंचना, पद प्रतिष्ठा में कमी, घर परिवार तथा कार्य के मध्य भूमिका तनाव। यानी आज नारी जीवन में, जैसे नारी सशक्तिकरण में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी सशक्तिकरण के पहलू शामिल है, तो थोड़ा गिग इकोनॉमी को अगर रिलेट करते हैं तो पहले हम समझते हैं कि महिलाओं के जीवन में आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या समस्या है। पहले तो कार्यस्थल पर असुरक्षा है, कार्यस्थल तक जाने में भी समस्या है, कई बार बलात्कार या कई बार दुर्व्यवहार महिलाओं के प्रति होता है, छेड़छाड़ की घटना। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो वहां भी पुरुष सदस्य के द्वारा लैंगिक भेदभाव किया जाता है। ग्लास सीलिंग, एक निश्चित सीमा से ऊपर महिलाओं को प्रोन्नति नहीं दी जाती। कई बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने में भी अगर अधिक शिक्षा, जागरूकता और अधिक बौद्धिकता के विकास के बावजूद महिलाओं को लेकर बड़ा संकुचित नजरिया देखने को मिलता है। तो कार्यस्थल पर महिलाओं को के प्रति भेदभाव, उनको समान वेतन नहीं दिया जाता, पदोन्नति नहीं दी जाती, घर परिवार तथा अपने आर्थिक जीवन के मध्य सामंजस्य नहीं बिठा पाती। जैसे महिलाओं के लिए दोहरी भूमिका का निर्वहन उन्हें करना पड़ता है, एक और घर बच्चों की परवरिश, पति या पति के जो भी अभिभावक हैं उनकी देखरेख करना, यानी एक तरफ पारिवारिक जिम्मेदारी है, दूसरी ओर अपनी कंपनी संस्था के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है। तो महिलाएं भूमिका द्वंद्व संघर्ष का सामना करती है। ऐसी स्थिति में कार्य संबंधित जो उनमें योग्यता है, उस योग्यता का अधिक जो है लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। जब गिग इकोनॉमी आई तो इसने महिलाओं के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा दिया। यानी गिग इकोनॉमी से अगर आप देखें तो महिला सशक्तिकरण में क्या योगदान है, थोड़ा इसको भी समझते हैं। गिग इकोनॉमी का नारी सशक्तिकरण में योगदान, पहले तो यहां पर क्या है कि यहां पर लैंगिक भेदभाव नहीं है, कम है। लैंगिक भेदभाव का अपेक्षाकृत अभाव। जैसे अगर आप देखें यहां पर कहते हैं कि गिग इकोनॉमी में 50% वर्कफोर्स जो है वो विमेन का है, महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है। लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन अगर आप देखें तो नेशनल लेवल पे 26% है, लेकिन गिग इकोनॉमी, न्यू एज इकोनॉमी में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन अधिक है। कहते हैं कि जेंडर पैरिटी यह लैंगिक दृष्टिकोण से तटस्थ है, न्यूट्रल है और एक तरह से लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। कॉन्ट्रैक्ट और वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर होती, कार्य संबंधित स्वतंत्रता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्वतंत्रता एवं आजादी, या आप उसको कह सकते हैं लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहे अपने घर से काम कर सकती है। ऐसी स्थिति में अगर आपने देखें तो घर एवं कार्य के दायित्व के मध्य सामंजस्य हो सकता है। सभी चीजें कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, संविदात्मक होने के कारण महिलाओं को इसमें आर्थिक नुकसान भी नहीं होता। किसी बाहरी क्षेत्र में जाकर काम नहीं करना है, तो अपनी सुविधा के अनुसार काम करना है या घर से भी काम करना है, तो ऐसी स्थिति में कार्य संबंधित अन्य असुरक्षा जो है, कार्य संबंधित अन्य असुरक्षात्मक पहलू का अभाव। जैसे आज भी हमारे समाज के अंतर्गत मिडिल क्लास जो विमेन, वर्किंग विमेन है, उनको देखने के
प्रति समाज का नजरिया वैसा नहीं है। कहने को हम आधुनिक हैं लेकिन कहीं ना कहीं परंपरावादी हैं, आज भी पैट्रियार्कल मेंटालिटी वाले लोग हैं। तो अगर गिग इकोनॉमी आएगी तो एक्सप्लॉयटेशन कमेगा, महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। महिलाओं का अगर इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, डिपेंडेंसी पुरुषों पर कम होगी। अगर आप देखें तो लैंगिक जेंडर पैरिटी यहां पर दिखेगी, लैंगिक भेदभाव नहीं होगा, कार्यस्थल पर वेतन को लेकर, पदोन्नति को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। अपनी सुविधा के हिसाब से काम करेगी तो कभी भी वह परिवार के दायित्व को भी पूरा कर अपना काम कर सकती है। और सभी कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, सभी कुछ टर्म कंडीशन जो है ट्रांसपेरेंट मोड में, पारदर्शी तंत्र में काम करता है। ऐसी स्थिति में किसी महिला को वित्तीय नुकसान भी नहीं हो सकता। तो ये सब जो है किसी महिला के लिए अधिक, यह क्या है, सकारात्मक है। यानी नारी सशक्तिकरण में पश्चिम के देशों में अगर आप देखें तो जो महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है उसमें वहां की अर्थव्यवस्था में नारियों की भूमिका जो बढ़ी है उसका बड़ा योगदान है। तो भारत में भी अगर आप देखें न्यू एज इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, खास करके हमारे मेट्रोज या बड़े बड़े सिटीज में आपको इस तरह का कल्चर हमारे यहाँ भी देखा जा रहा है। खास करके ग्लोबलाइजेशन के एरा में, वैश्वीकरण के दौर में गिग इकोनॉमी को एक नया एक्सपेंशन मिला है और ऐसी स्थिति में नारी सशक्तिकरण में यह सहायक है। बाधक कहाँ हो सकती है? जब मान लीजिए अधिक पैसा कमाने के चलते कई बार महिलाएं जो है वह कार्य के अतिरिक्त जो है उनका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। कई बार जो है अपने घर परिवार पर ध्यान कम, एक विलासितापूर्ण जीवन या अन्य पाश्चात्य मूल्यों के प्रति थोड़ी अधिक उनकी जो भावना है उसकी वजह से पारिवारिक जीवन में संबंध में तनाव हो सकता है। तो नकारात्मक प्रभाव कम है। अधिकतर जो है, एक और भी कह सकते हैं, इसमें जॉब का नेचर जो है परमानेंट नहीं है, तो अस्थाई जो आर्थिक सुरक्षा है वह भी इसमें थोड़ा अभाव है, क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, काम होते ही हो सकता है आपको कॉन्ट्रैक्ट अगला ना मिले। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा कार्य संबंधित आर्थिक सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंता अवश्य है। तो गिग इकोनॉमी का नारी सशक्तिकरण में क्या योगदान है, उम्मीद करता हूं कि इतने सारे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, है ना। आते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे इसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछा है कि भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। 2-3 वर्ष पूर्व भी ऐसा प्रश्न पूछा है कि जैसे पूछा था कि सूचना क्रांति ने नगरों में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं पैदा कर दी है, परंतु वहां बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को भी जन्म दिया है। उसी से मिलता जुलता यह प्रश्न इस बार फिर सेट किया गया है कि भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले कौन से सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। 250 शब्द का प्रश्न है, यानी 15 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सवाल है। What are the main socio-economic implications arising out of the development of industries in major cities of India? Answer in 250 words. थोड़ा इसको समझते हैं कि इसमें पहले तो प्रमुख आईटी उद्योग वाले शहरों के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे पहले तो कुछ प्रमुख शहर जहां आईटी इंडस्ट्री डेवलप अधिक हुई है, जैसे आप कहते हैं बैंगलोर या बेंगलुरु, हैदराबाद, जैसे आप कहते हैं गुरुग्राम, नोएडा, चेन्नई, पुणे, ये सब भारत के आईटी हब के रूप में हाल के वर्षों में तेजी से डेवलप हुए हैं। तो सूचना क्रांति ने, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने, भारत के आईटी सेक्टर बूम ने भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया है। ऐसी स्थिति में नए नए नगर जो हैं वो सूचना क्रांति के हब के रूप में डेवलप हो रहे हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि इनसे सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, यानी इसका सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग आर्थिक प्रभाव को तो समझते हैं, पहले सामाजिक प्रभाव देखते हैं कि आईटी उद्योग का सामाजिक प्रभाव क्या है। तो इसके दोनों स्वरूप में आप देख सकते हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है और कुछ नकारात्मक प्रभाव। जैसे सकारात्मक प्रभाव अगर आप देखें तो यहां पर जाति, धर्म, प्रजाति लिंग के आधार पर जो भेदभाव है अपेक्षाकृत कम है।
यहां पर थोड़ा वैज्ञानिक मनोवृत्ति वाला समाज बना है, यानी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट बेस्ड सोसाइटी है। यहां पर खुला समाज है, यहां पर सामाजिक गतिशीलता अधिक है, मोबिलिटी अधिक है। यहां पर अगर आप देखें तो लोग जो हैं थोड़े अधिक जागरूक हुए हैं अपने अधिकारों के प्रति। यहां पर अगर आप देखें तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत आपको विवाह संबंधित स्वतंत्रता आई है, लोग अपनी इच्छा के अनुरूप अपने जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं। यानी यहां पर सामाजिक जीवन में अगर आप देखें तो यहां पर सामाजिक परिवर्तन की दर यहां अधिक आपको दिखेगी ऐसे समाजों में, यानी सामाजिक परिवर्तन यहां पर की दर अधिक दिखेगी। अब कुछ नकारात्मक प्रभाव है, जैसे आप समझें कि इन शहरों में नगरीकरण, अति नगरीकरण के स्तर पर देखा जा रहा है, यानी यहां अधिक से अधिक लोग निवास कर रहे हैं। जैसे भारत की 32% आबादी नगरों में रहती है, लेकिन जीडीपी में अगर देखें तो उनका कंट्रीब्यूशन मोर देन 60% है। तो जब आईटी हब डेवलप होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, माइग्रेशन बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में महिलाओं के प्रति कई अपराध बढ़ जाएंगे, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में तनाव दिखेगा, पारिवारिक जीवन में तनाव दिखेगा। यहां पर अगर आप देखें तो घरेलू हिंसा, तलाक, पारिवारिक विघटन, मद्यपान, दुर्व्यसन, कई सामाजिक बुराइयों की भी उपस्थिति दिखेगी। जब सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव कमेगा तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो सामूहिकता की भावना कमेगी, व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी, भौतिकवादी मूल्यों का प्रसार होगा। तो ये सब नए आईटी हब के रूप में जो डेवलप हुए हैं उनका सोशियो इम्पैक्ट है। आर्थिक प्रभाव भी आप समझते हैं कि आर्थिक प्रभाव इसका क्या होगा। अधिकतर प्रभाव जो है वह सकारात्मक ही होगा। ऑब्वियसली यहां पर रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, रोजगार के नए नए अवसर आ जाएंगे, लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी। आय में अगर बढ़ोतरी होगी तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। यहां पर अगर आप देखें तो सेवा क्षेत्र उद्योग अत्यधिक डेवलप होंगे। यहां पर अगर आप देखें तो युवाओं का इन्वॉल्वमेंट अधिक होगा, तो युवाओं को अधिक भूमिका प्रदान किया जाने लगेगा। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अगर आप कह सकते हैं, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं आप, जनांकिकीय लाभांश, उससे हमें अधिक फायदा हमारी इकोनॉमी को मिलेगा। एक ग्लोबल लीडर के रूप में, जैसे आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाले लीडिंग कंट्री के रूप में भारत इमर्ज हुआ है, वो आईटी रिवॉल्यूशन के कारण। तो ये सब इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। तो अगर आपसे जो पूछा गया सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, अधिकतर आप जो है इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखाएंगे और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आप उसमें रखेंगे। क्लियर है? इस प्रश्न को लिखा जा सकता है। आते हैं अगले प्रश्न को, जिसे कहता है जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। 250 शब्द में 15 मार्क्स का यह सवाल है। पहले तो आप समझें कि आखिर जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक समस्या भी हो सकती है, यानी एक अभिशाप भी हो सकता है और वरदान भी है। अगर कोई भी राष्ट्र अपने जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में परिणत कर ले, ढाल दे, तो ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या शिक्षा इसलिए आवश्यक है कि बढ़ी हुई जनसंख्या से क्या क्या समस्या हो सकती है, जनसंख्या के महत्व, जनसंख्या के यूटिलिटी, उसके उपयोगिता के संदर्भ में कि जनसंख्या का किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। ये सभी बातें हम जनसंख्या शिक्षा में पढ़ते हैं कि बढ़ती हुई आबादी से क्या क्या सामाजिक आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, बढ़ती हुई आबादी का समाधान कैसे किया जा सकता है, लिंगानुपात असंतुलित है उससे समाज के स्तर पर क्या समस्या आ सकती है। तो जनसंख्या शिक्षा किसी भी देश की जनगणना, किसी भी देश की जनसंख्या के समग्र पहलुओं से जुड़ी है, जिसके अंतर्गत किसी भी जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान के संदर्भ में हम
उसका विश्लेषण करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या करें, तो जनसंख्या को किस प्रकार मानव संसाधन के रूप में ढालना है, जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या समस्याएं हो सकती है, जनसंख्या नियंत्रण कैसे करना है, कैसे हुए हम गरीबी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। यानी जनसंख्या उद्देश्य जो है शिक्षा का, कि जनसंख्या कैसे हम अपने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उसका योगदान ले सकते हैं, इसके बारे में। अब कहता है कि भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। भारत ने कैसे जनसंख्या शिक्षा के, तो जनसंख्या शिक्षा की प्राप्ति ने के लिए हमने क्या किया है, जनसंख्या शिक्षा के लिए क्या हमने किया है। जैसे अगर आप देखें तो हमने एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया, हमने स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत जनसंख्या शिक्षा को शामिल किया, हमने भारत सरकार के डिफरेंट पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के द्वारा लोगों को उसके बारे में बताया, कई अवेयरनेस कैंपेन चलाए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई और उसके अंतर्गत टारगेट बेस्ड हमने बहुत सारी चीज़ों को रखा जिसको हमें अचीव करना है। जैसे शिशु मृत्यु दर को कैसे कम करना है, मातृत्व मृत्यु दर को कैसे कम करना है, प्रवसन को कैसे नियंत्रित करना है। तो भारत में जनसंख्या शिक्षा मुख्यतः सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत अगर आप देखें तो एजुकेशन में, खास करके एडल्ट एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन में, या पॉपुलेशन कंट्रोल डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम, जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया भारत सरकार ने, अभी जो है मिशन परिवार विकास, उसमें हम जनसंख्या के बारे में अवेयरनेस, जनसंख्या के बारे में हम अन्य तरह की चीज़ों के बारे में लोगों को, जनसंख्या नियंत्रण के कृत्रिम उपायों के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं। तो जनसंख्या शिक्षा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा, और इसको कैसे अचीव किया जा रहा है इसको आपने देखा। अगला प्रश्न, जाहिर सी बात है कि यह प्रश्न क्यों पूछा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए गए। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात पिछले 2-3 वर्षों से की जा रही है। भारत सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए, प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में कई बार पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर वक्तव्य दे चुके हैं। मुख्य धारा के राजनीतिक दल भी जनसंख्या नियंत्रण के समर्थन और विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह जो है न्यूज में रहा, इसलिए यहां से क्वेश्चन बना। आते हैं अगला प्रश्न लिखते हैं, जैसे कहता है क्रिप्टो करेंसी क्या है। देखिए बिल्कुल करंट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सोसाइटी के साथ क्लब किया गया है। जैसे मैंने कहा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पिछले 3-4 सालों में क्वेश्चन सेट हो रहे थे। इस वर्ष यूपीएससी ने समाज खंड में भी उसकी झलक दिखा दी। क्रिप्टो करेंसी जो करंट बेस्ड मुद्दा था उसका समाज पर प्रभाव के कॉन्टेक्स्ट में सवाल बना है। बिल्कुल एक जो है आप कह सकते हैं कि एक इनोवेटिव क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग इसमें लिख पाने में क्रिप्टो करेंसी ही लिखते रह गए होंगे। सिंपली क्रिप्टो करेंसी क्या है इतना बताना है, 2-4 लाइन। वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है, क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है। 250 शब्द में, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, हैज इट बिन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो, आंसर इन 250 वर्ड्स। तो पहले तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में संक्षेप में बताएंगे कि एक आभासी मुद्रा है, एक डिजिटल मुद्रा है जो अनरेगुलेटेड है, जिसमें इजीली ट्रांसफर होता है, जिसमें लाइटनिंग मोड में ट्रांसफर होता है, जिसमें फंड का ट्रस्ट किया जाना थोड़ा रिलेटिवली टफ है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर क्रिप्टो करेंसी आज पूरी दुनिया में प्रचलित है, बिटकॉइन के रूप में, एथर के रूप में, लाइटकॉइन के रूप में। तो क्रिप्टो करेंसी अगर आप देखें तो एक आधुनिक डिजिटल मुद्रा के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, एक आभासी मुद्रा के रूप में, जिसका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अधिक हस्तांतरण, डिजिटल हस्तांतरण में आज प्रयोग किया जा रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, चूंकि यह अनरेगुलेटेड है, यह डिसेंट्रलाइज्ड मेथड नहीं है, सेंट्रलाइज्ड है, इसके लिए जो भी अकाउंट से रिलेटेड ट्रांसफर करना या उसको संरक्षित करना अपने आप में कठिन है। तो ये जो है एक आभासी मुद्रा है, जैसे डॉलर रुपया को हम देखते हैं वैसे नहीं, एक बिटकॉइन जो एक तरह से, यह क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी की मदद ली जाती है, जिसमें किसी भी चीज को छुपाने पर अधिक बल दिया जाता है। तो यह क्या है, वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित कर रहा है। आज आप देखें कि आज अगर डिजिटल लेन देन क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में अगर बढ़ने लगे तो उससे
कई चीजें अच्छाई भी हो सकती लेकिन बुराइयां अधिक हो सकती है। आभासी मुद्रा है, उसके लेन देन संबंधित पारदर्शिता का अभाव रहेगा। कुछ हद तक अगर आप देखें तो हस्तांतरण के क्रम में लोगों को सुरक्षा भी हो सकती है, क्योंकि हाईली जो है इनक्रिप्टेड होते हैं। लेकिन इससे समस्या ग्लोबल सोसाइटी, क्योंकि इस प्रकार की मुद्रा का दुरुपयोग कई मदों में किया जा सकता है। जैसे भारतीय समाज भी उससे जुड़ जाएगा कि मान लीजिए डॉलर के स्थान पर अगर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो जाए या उसके आधार पर होने लगे, तो जो भी आतंकवाद संबंधित मुहिम है, अस्त्र शस्त्र, जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या ड्रग्स ट्रैफिकिंग है या अन्य जो ट्रैफिकिंग के डिफरेंट चैनल है, उन सब में अगर क्रिप्टो करेंसी का यूज होने लगा तो किसी भी देश समाज के स्तर पर समस्या क्रिएट की जा सकती है। वहाँ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न की जा सकती है। जैसे हथियार की खरीद बिक्री अगर डिजिटल माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में उसका पेमेंट होने लगे, जो अनएक्सेप्टेबल है अभी के संदर्भ में, परंतु अगर भविष्य में इस प्रकार की मुद्रा के द्वारा अगर मादक द्रव्य व्यसन को प्रमोट कर दिया जाए, अगर ड्रग ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रमोट किया जाए, या अस्त्र शस्त्र हथियारों की खरीद बिक्री या आतंकवाद, उग्रवाद आदि गतिविधियों में इसका प्रयोग किया जाए, तो उससे समाज के स्तर पर समस्या है। चूंकि अनरेगुलेटेड है, इसको रेगुलेशन के अंतर्गत लाया नहीं गया है, वैसी स्थिति में यह समाज के लिए भी स्वीकार्य नहीं है और समाज में यहां पर इसको लेकर जोखिम बहुत है। तो ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी क्या है बता देंगे, वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है, भारतीय समाज भी वैश्विक समाज का ही पार्ट है, तो उस क्रम में आप इसको लिख सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न लेते हैं। जैसे प्रश्न बिल्कुल कन्वेंशनल प्रश्न है जो मैं कई बार क्लास में लिखने को देता हूं। 3-4 सवाल तो क्लास में जो हमने डिस्कस किया एज इट इज है, कुछ नया चीज को इंसर्ट कर दिया, जैसे क्रिप्टो करेंसी, गिग इकोनॉमी को इंसर्ट कर दिया है। हम लोग ग्लोबलाइजेशन का वुमेन पर इम्पैक्ट क्लास में पढ़ते हैं, उसको गिग इकोनॉमी के रूप में यहां रखा है। भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। 250 शब्दों में उत्तर देना है, 15 मार्क्स का सवाल है। यानी हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन continuity in traditional social values, enumerate the changes in taking places in it। पहले तो आप समझिए कि परंपरागत सामाजिक मूल्य का आशय क्या है। जैसे भारतीय समाज की अपनी प्रथा, परंपरा, अपनी धर्म या अपनी जो है विचारधारा है। जैसे धर्म की प्रधानता यहाँ रही, आध्यात्मिक प्रधान रहा, यहाँ आध्यात्मिकता और भौतिकता के मध्य संतुलन है। यहाँ पर सामूहिकता के आधार पर सामाजिक मूल्य बने। संयुक्त परिवार व्यवस्था, कृषक सामाजिक संरचना, ग्रामीण समुदाय, ये सब हमारे सोसाइटी के यूनिक फीचर है। तो भारतीय समाज परंपरागत सामाजिक मूल्य में निरंतरता कैसे बनाए रखता है? संस्कृति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य वह अपने मूल्यों को हस्तांतरित करता है। कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, परिवार व्यवस्था के द्वारा, जाति व्यवस्था के द्वारा, बाजार व्यवस्था के द्वारा, धर्म के द्वारा वो अपने मूल्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। जैसे संयुक्त परिवार व्यवस्था अपने सदस्यों के सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाज के मूल्य से उन्हें अवगत कराती है। ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार व्यवस्था समाज के जो भी परंपरागत सामाजिक मूल्य हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। शिक्षा के द्वारा, राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, तो हमने अपनी परंपरा को पूरी तरह नहीं छोड़ा है। जैसे भारतीय समाज के बारे में आप समझें कि यहां आधुनिकता के बाद भी आज भी परंपरागत मूल्यों की प्रधानता है। महंगी गाड़ी में आप जा रहे हैं, परंतु बिल्ली रास्ता काट दे आप रुक जाएंगे। नई गाड़ी खरीद कर लाएंगे और उसके टायर के नीचे नींबू रखेंगे। ऑपरेशन करने जाएंगे रोबोटिक्स की मदद से, लेकिन ईश्वर को याद करेंगे। हाईली एजुकेटेड आदमी है, धर्म, प्रथा, परंपरा इन सब से पड़े सोचते हैं, लेकिन विवाह करेंगे तो अपनी ही जाति, अपनी ही उपजाति में। तो आज भारतीय पारंपरिक जो मूल्य है वो धर्म संबंधित, संस्कृति संबंधित, प्रथा संबंधित, परंपरा संबंधित, इन सब को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक बेहतर सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित करती है। जैसे हमारे यहाँ परंपरा जो है वह आधुनिकता के आने के बावजूद भी बनी है। जैसे बहुत दुनिया के समाज की बात करें तो वहां पर परंपरा आई और आधुनिकता ने परंपरागत मूल्यों को हटा दिया, लेकिन हमारे यहां हमने अपनी परंपरा का ही आधुनिकीकरण कर दिया।
दिवाली मनाना नहीं छोड़ा। पहले दिवाली मनाते थे तो घी के दिए जलाते थे, फिर सरसों तेल के दिए जलाए, फिर जो है हमने मिट्टी तेल के दिए जलाए, फिर जो है कैंडल लाइट, अब आधुनिक झालर, फुलझड़ियां। ये यानी दिवाली मनाना हमारी परंपरा मूल्य का पार्ट है। हमने आज उसको नहीं छोड़ा है, आज भी उसको अपनाए हैं। कुछ संदर्भ में अब देखिए प्रश्न का दूसरा भाग कहता है कि इनमें होने वाले परिवर्तन का विवरण दें। तो जो भारतीय परंपरागत सामाजिक मूल्य है, अगर आप समझें, जो परंपरागत सामाजिक मूल्य की निरंतरता कैसे बनी हुई है, तो पहला, संस्कृति के आदान प्रदान, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण से, संयुक्त परिवार व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिकरण के द्वारा, धर्म की प्रधानता आज भी है, विवाह संबंधित मान्यता के आधार पर, शिक्षा के संदर्भ में दक्षिणपंथी विचारधारा के द्वारा अपनी प्रथा, राजनीतिक क्षेत्र में भी दक्षिणपंथी राजनीति, धर्म प्रथा। तो भारतीय जैसे परंपरागत मूल्य को विभिन्न उत्सव त्योहार आयोजन के द्वारा, जैसे होली सामूहिक मिलन के द्वारा सामूहिकता की भावना। तो आप कह सकते हैं परंपरागत वस्त्र पोशाक, परंपरागत वस्त्र या परिधान, पहचान के तत्व को अपनाना, पहनना, ये सब परंपरागत मूल्य को कॉन्टिन्यूटी प्रदान करता है। अब कहता है कि परंपरागत मूल्य में परिवर्तन क्या आया है ना। परंपरागत मूल्य में परिवर्तन, जैसे आप देखें जाति व्यवस्था, तो जातिगत मानसिकता में परिवर्तन, मानसिकता भेदभाव में परिवर्तन, धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास में कमी, विवाह एक धार्मिक संस्कार के स्थान पर अब संविदा के रूप में, कॉन्ट्रैक्चुअल, संयुक्त परिवार के स्थान पर अब नाभिक परिवार, और कृषि के साथ साथ विनिर्माण, उद्योग, सेवा क्षेत्र की ओर आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा मूल्य परिवर्तन। क्या मूल्य परिवर्तन? तो कल तक सामूहिकता के मूल्य थे, आज अगर आप देखें तो यहाँ व्यक्तिवादी मूल्य दिख रहा है,
कल तक यहां आध्यात्मिक मूल्यों की प्रधानता थी, आज भौतिकवादी मूल्य, उपभोक्तावादी मूल्य। तो इतने सारे पॉइंट में आप दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर आज भी अगर भारतीय समाज को हम देखें तो वो आधुनिक कम थोड़ा परंपरावादी अधिक है। सूटेड बूटेड होने के बावजूद भी वह रुद्राक्ष धारण करता है, अपनी तिलक लगाता है, दिन भर फर्राटेदार इंग्लिश वह अपने कार्यस्थल पर भले ही बोले, लेकिन शाम होते ही वह अपने घर अपनी मातृभाषा में ही लोगों से संवाद स्थापित करता है। यही हमारी संस्कृति की अनूठी विशेषता है। यह हमारी संस्कृति की यह अद्वितीय विशेषताएं ही है जिसने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण कर अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को आज बनाए रखा। दुनिया की कई संस्कृति, समाज, परंपराएं नष्ट हो गई, परंतु भारतीय समाज की मौलिकता आज भी बहुत हद तक विद्यमान है। यह इन्हीं परंपरागत मूल्यों की निरंतरता का परिणाम रहा है। उम्मीद करता हूं कि यह जो हमने डिस्कशन किया है बहुत हद तक आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आई होगी। तो अंतिम चलते चलते, जैसे इस वर्ष का जो प्रश्न है उसमें 3-4 प्रश्न बहुत सरल थे, 2-3 प्रश्न जो थे वो कठिन नहीं थे बल्कि इनोवेटिव थे। अगर आपको चीज़ों को जोड़ने की कला, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से अगर आप तैयारी करते हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो उसे समाज से जोड़ सकते हैं, उसे पॉलिटी से कैसे जोड़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको इकोनॉमी से कैसे जोड़ सकते हैं, अगर ये कला आप में आ गई तो अब सफलता आपके लिए। ध्यान रखना है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी स्ट्रैटेजी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हर साल कुछ ना कुछ नया प्रयोग करता है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन की बात ही नहीं है, यहाँ मैक्सिमम रिजेक्शन की बात है। तो थोड़ा आज भी अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी आज भी मायने रखती है। हाँ, थोड़े आधुनिक ट्रेंड जो भी करंट बेस्ड क्वेश्चन अधिक हैं, तो थोड़ा दोनों को मिक्स करके ब्लेंड बना के आप अपनी तैयारी करें। अधिक से अधिक लिखने का प्रैक्टिस करें। देख रहे हो 15 नंबर के 4 सवाल यानी 60 नंबर और 10 नंबर के 3 यानी 90 नंबर मात्र भारतीय समाज से पूछा गया है। तो तैयारी करते वक्त हायरार्की सब्जेक्ट में क्रिएट ना करें। मैं हर क्लास में चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहता हूं कि आप सिर्फ इतिहास और भूगोल पेपर 1 के अंतर्गत अधिकतर छात्र जो है वो सिर्फ यही पढ़ते हैं। समाज से अगर 250 में 90 नंबर का, यानी अब आप सोच सकते हैं कि लगभग 38% सवाल यहां से आ रहा है, तो यह किसी भी दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है, कम महत्व का नहीं है। तो थोड़ी अपनी तैयारी को व्यवस्थित करें, परंपरागत टॉपिक सिर्फ ना पढ़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तक सीमित न रहें, बल्कि अन्य जो भी मुख्य परीक्षा के एक्सक्लूसिव खंड हैं उनको भी पढ़ें। उम्मीद करता हूं आपको यह आज का जो हमारा पेपर 1 सोसाइटी का डिस्कशन है वह अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं। मैं गौतमानंद आपसे विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।